Hello, very good evening to all of you. My name is Mukesh Vishwakarma. Today I am starting a topic prepositions. I have already completed the preposition topic, but today I am starting types of the preposition. So you might be thinking that the teacher already taught preposition and now he is coming on the point that how many types of the preposition. I have done it because you know very well, first of all, I have given you the definition of preposition. Later on, I came to the point, these are the preposition. If I could explain it earlier, there are 5 types of the preposition, so you might be stressed that there are number of types of the preposition, how can we learn? तो इसीलिए मैंने टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन को बाद में रखा और ये एग्जाम्स में आते नहीं है ज्यादातर, पर आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार की प्रीपोजिशंस होती है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्पोकन के मायने में ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर आप जब बात करते हैं एज फार एज द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर द कंसर्न्स, these are very important, how preposition are bifurcated। तो बिना देरी करे आज से शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। अब यहां पर देखिए, आप सबसे सोचने वाली बात और देखने वाली बात इसमें है ये है कि प्रीपोजिशन को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द प्रीपोजिशंस। ठीक है, पहला इसमें है सिंपल प्रीपोजिशन, और ये लगभग पूरे प्रीपोजिशन के 70 प्रीपोजिशन जो होती है सिंपल होती है। कैसे? बहुत ही सिंपल। एट, आपने देखा होगा एट, इन, और आपने देखा होगा एक और प्रीपोजिशन जैसे डाउन। तो ये क्या, एक वर्ड की प्रीपोजिशन रहती है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, बहुत ही सिंपल होती है, इसलिए इनको सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप इसका आता है डबल प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट एंड वी आर सीइंग व्हाट्स आर डबल प्रीपोजिशंस। तो दो वर्ड के कॉम्बिनेशंस को जो है इसमें क्या कहा जाता है, डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे आउट ऑफ, या अब इसमें क्या हुआ, एक प्रीपोजिशन ये है और दूसरी प्रीपोजिशन ये है, तो इसको कहा गया आउट ऑफ। जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका कि आई गॉट 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो ये आउट ऑफ जो प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन नहीं है, यहां पर एक प्रीपोजिशन आउट है और दूसरी प्रीपोजिशन जो है इसमें ऑफ है। ये दोनों मिलकर डबल मीनिंग दे रही है। और आउट ऑफ मतलब, इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों 100 मार्क्स में से आपके कितने आए, में से आउट ऑफ मतलब कितने में से। ठीक है, अगली प्रीपोजिशन देख लेते हैं। इसमें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है इसको। इसका स्ट्रेस जो है वो किस पे ज्यादा होता है, दो शब्दों से बनी हुई। जैसे आपने देखा होगा यहां पर क्रॉस और इसके आगे अ लगा दिया। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा शब्द मिले हों। अब ऊपर तो क्या था, दो प्रीपोजिशन मिली थी, पर यहां पर क्या हुआ, ये वर्ब थी, क्रॉस वर्ब है, आई एम क्रॉसिंग दिस रोड लाइक दैट, पर इसके आगे क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो ये क्या हो गई, कंपाउंड हो गई। एक वर्ब के आगे ए लगा दिया तो ये बन गई अक्रॉस। तो ये प्रीपोजिशन जो है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है, एसी प्रीपोजिशन को। ठीक है, अलोंग विथ, ठीक है, अलोंग, लॉन्ग के आगे अ लग गया इसमें, तो ये क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गई। ठीक है, यहां देख लो अलोंग। अलोंग जो है ये लॉन्ग अलग है और ए अलग है, पर ये दोनों साथ में लिखी जाती है, तो ये क्या हो गई, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गई। अगली बात करते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस होती है। कल मैंने आप सबको समझाया था कि प्रीपोजिशन की एक विशिष्ट टाइप की वैरायटी में इसको काउंट किया जाता है, जैसा कि आज अपन देख लेते हैं। यहां पर प्रीपोजिशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से, जैसे आईएनजी लगता है प्रीपोजिशन में, आपने देखा होगा कंसर्निंग। अब ये
एक्चुअली में आईएनजी फॉर्म वर्ब का है, इसके आगे वर्ब हो या ना हो पर ये अपना एक परफेक्ट मीनिंग दे देती है। ठीक है, आपने देखा होगा ईएन, ये भी इसमें आता है और एक ईडी भी इसमें आता है। 3 तरह की इसमें काउंटेड होती है ये। जैसे अब आपको मैं कंसर्निंग ईएन, जैसे प्लीज कांटेक्ट ऑन गिवन टेलीफोन नंबर, तो ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन मतलब दिए हुए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है। कंसर्निंग ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन क्या होता है, या तो ईडी से बनती है या फिर इसमें ईएन से बनती है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी, ये तीनों तरह से बन सकती है। तो इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब अपन सीधे आते हैं फ्रेजेस प्रीपोजिशन के ऊपर। फ्रेजेस प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, ये प्रीपोजिशंस कुछ अलग अलग प्रीपोजिशन के एक फ्रेज बना देती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। आपने यहां पर खास तौर पे देखा होगा कि एक फ्रेज बन गया, अब अंडर एक प्रीपोजिशन है और उसके अंदर क्या है, इसका मतलब बदल गया। क्यों मतलब बदल गया इसका, क्योंकि ये एक फ्रेज के साथ जुड़कर कुछ अलग ही मीनिंग दे देती है। जैसे अंडर का मतलब वैसे तो होता है नीचे, आई एम सीटिंग अंडर, आई एम सीटिंग अंडर द टेबल। ठीक है, मैं टेबल के नीचे बैठा हूं, ये अंडर इसका मतलब है। पर अब देखना इसका मतलब आप खुद देखेंगे, आप चौंक जाएंगे कि इसका मतलब ऐसा निकलेगा जिसका वास्तविक ऑब्जेक्ट से भी कोई मतलब नहीं है और सब्जेक्ट से भी कोई मतलब नहीं है। तो ही इज गोइंग अंडर द मलेरिया ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये अंडर यहां पर नीचे नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका इलाज चल रहा है, इलाज उसका गोइंग ऑन है। ठीक है, अंडर मतलब प्रोसेस में है कोई काम, और यहां पर क्या है, नीचे है। यहां पर भी प्रीपोजिशन क्या कर रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बता रही है, पर चूंकि यहां पर क्या दो फ्रेजेस आ गए हैं। ठीक है, एक फ्रेज ये है और दूसरा फ्रेज ये है, इसलिए मीनिंग इसका बदल गया। तो दोस्तों आज से आपकी सही अग्नि परीक्षा शुरू हुई है। अभी तो हमने सिर्फ प्रीपोजिशन पढ़ी है, पर आज से एक छोटा सा टेस्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए। प्रीपोजिशन से संबंधित एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका क्या रोल होता है कंपटीशन एग्जाम्स में। प्रीपोजिशन इंग्लिश की एक तरह से सोल कही जाती है, आत्मा कही जाती है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोल के देता हूं, मैंने पहले भी बताया आपको कि ईटिंग कारपेट इज प्रोहिबिटेड और ईटिंग ऑन कारपेट इज प्रोहिबिटेड। अब ईटिंग आप सोचेंगे कौन सी प्रीपोजिशन है ये, तो अभी मैंने आईएनजी फॉर्म कंसर्निंग वाली बताई थी, तो वो वहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रही है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जेरेंड का भी काम करता है, पर वहां पर वो प्रीपोजिशन है, ईटिंग ऑन कारपेट। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि आई जो है उसमें सब्जेक्ट होगा। चलिए, तो आज से शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन एरर क्या होती है, जैसे ये प्रीपोजिशन है, ये है, ये है और ये है, 4 इसमें प्रीपोजिशन दे रखी है। अब इसमें ध्यान रखिए, यहां पर वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है। तो कौन सी प्रीपोजिशन है, ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है। फ्रेज प्रीपोजिशन जो अभी मैंने लास्ट में आपको बताई थी वो है। ठीक है, तो यहां पर ही इज बिहेवियर, और इसमें से एक उपयुक्त प्रीपोजिशन आपको चुननी है। तो इसमें स्पीक्स ऑफ, तो ऑफ का मतलब काकी कहते हैं, इसको हटा दो क्योंकि उसके बारे में नहीं बोलती। स्पीक आउट, ये भी इसमें हट जाएगा। स्पीक अप, तो इसमें आदमी जब बोलता है हमेशा, तो अब इसमें उसका तो बिहेवियर बोल रहा है, तो इसमें
यहां पर आएगा हिज बिहेवियर, स्पीक एस लगेगा, स्पीक फॉर प्रीपोजिशन डी इसमें उपयुक्त होगी। क्यों होगी मैं फिर बताता हूं कि स्पीक अप जो होता है हमेशा व्यक्ति जब बोलता है तब यूज होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, उसका बिहेवियर बोल रहा है, उसका चरित्र बोल रहा है। जब मान लो कैरेक्टर होता है इस जगह तब भी स्पीक फॉर ही यूज होती है। स्पीक आउट मतलब बोल के किसी चीज को खत्म कर देना, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अभी भी वो लगातार बोल रही है चीजें, कंटिन्यू फॉर्म में। स्पीक ऑफ तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो का की के संदर्भ में यूज होता है। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे वहां पर, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसको बोला जाता है प्रीपोजिशनल एरर्स, प्रीपोजिशंस के अंदर आने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरर। अब मैंने आपको 5 प्रीपोजिशंस तो बता दी कि ये 5 प्रकार होते हैं प्रीपोजिशन के, पर प्रीपोजिशन यूज कहां कहां होती है, एक ये चीजें याद रखना, बहुत ही काम की चीज है। तो टाइम के साथ यूज होती है, टाइम के साथ में प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे आई विल ज्वाइन द क्लास ऑन मंडे, तो ये क्या हुआ, ये दिन हो गया। पर इन जुलाई ये क्या हो गया, ये समय हो गया। तो एक प्लेस के साथ जगह के साथ में, आई एम गोइंग टू आगरा, ही इज एट होम, ही इज इन द रूम, ये सब क्या प्लेस को इंडिकेट करती। तो एक टाइम को इंडिकेट करती है, दूसरी प्लेस जगह को इंडिकेट करती है, और तीसरा डायरेक्शंस को इंडिकेट करती है, दिशा भी बताती है। तो प्रीपोजिशन का मुख्यतः 3 जगह पर सबसे ज्यादा उपयोग होता है, और वो पहला समय, एग्जांपल आपके सामने है, प्लेस, एग्जांपल आपके सामने है, डायरेक्शन, आई एम गोइंग टुवर्ड्स इंदौर, टुवर्ड्स एस ब्रिटिश एसेंट, विदाउट एस अमेरिकन एसेंट। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन 3 संदर्भ में यूज होती है और 5 प्रकार की होती है। पीपल लिव्ड, अब यहां पर देखिए ऐसे ब्लैंक के माध्यम से भी बहुत बार प्रीपोजिशन की एरर आती है। ये यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले सेंटेंस का मतलब देखना बहुत जरूरी है प्रीपोजिशनल एरर के अंदर। तो पीपल मतलब लोग, लिव्ड ये पास्ट है, पास्ट में भी कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड। पीपल लिव्ड कस्टम्स, तो यहां पर एक ब्लैंक है और इसके अंदर आपको प्रीपोजिशन सिलेक्ट करनी है, डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन हैड एवर सीन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, इसके अंदर प्रीपोजिशन लगेगी बाय, क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यूरोपियन ने कभी नहीं देखा इस तरीके से उनके कस्टम्स थे। यूरोपियन लोग कौन होते हैं, ब्रिटिश लोग। वो कहां आए, वो कहीं ऐसी जगह पर गए जहां पर उन्हें डिफरेंट कस्टम्स दिखे। तो पीपल लिव्ड मतलब रहते थे अलग कस्टम्स। तो बाय, कस्टम मतलब होता है उनकी जो परंपरा है, उनके रिवाज जो होते हैं उनको कहा जाता है। तो कैसे रहते थे लोग, दूसरे कस्टम के द्वारा रहते थे, विथ नहीं, विथ तो हमेशा व्यक्ति के साथ यूज होता है। ठीक है, विथ का यूज इसमें इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि व्यक्ति के साथ में, ऑफ का यूज इसमें हो नहीं सकता है। तो अब प्रीपोजिशन बची ऑन, ऑन भी नहीं होगा, किसी चीज वस्तु के ऊपर यूज होता है। तो यहां पर बाय मतलब के द्वारा, तो कस्टम के द्वारा। उनके कस्टम कैसे थे, कस्टम उनके डिफरेंट थे, यूरोपियन लोगों ने ऐसे कस्टम्स कभी देखे नहीं थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले सेंटेंस के अंदर क्या है, सेंटेंस को अलग अलग भागों में बाइफरकेट कर रखा है, मतलब अलग अलग भागों में तोड़ रखा है। अब इसमें क्या करना है, आपको एरर को सबसे पहले ट्रेस करना है कि कौन से वाले हिस्से में एरर है, और उसे रिमूव भी करना है। तो द पेरेंट्स हो जाएगा ये, क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, अगर यहाँ एस हटा दो तो पेरेंट होगा, पर पेरेंट्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता, प्लूरल ही होता है। पर इसका सिंगुलर भी होता है, बाय चांस किसी के सिर्फ मदर फादर में से एक ही बचा हो तो उसको पेरेंट बोला जाता है। पेरेंट्स क्या है, नाउन है, इसमें आईएनजी लग गई तो क्या हो गई, जेरेंड हो गया। हैप्पी पेरेंटिंग आपने देखा होगा, या
पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बार वर्कशॉप भी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, द पेरेंट्स शुड मतलब चाहिए, पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए ऑलवेज मतलब हमेशा, ये यहां तक सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो एरर। अब बी वाला देख लेते हैं, लिसन द चॉइस ऑफ देयर चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल है ये, चिल्ड्रन, चाइल्ड से क्या बना, चिल्ड्रन बना, ऑलरेडी प्लूरल है ये। बहुत बार क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें भी एस लगा देते हैं, पर इसमें कभी भी एस नहीं लग सकता है। हाँ, अपोस्ट्रोफी लगा के आप इसमें एस लगा सकते हैं, क्यों, तब उसका मतलब हो जाएगा काकी के। तो क्या सुनना चाहिए पेरेंट्स को, उनकी बच्चों की एडवाइस को सुनना चाहिए। एंड वेल विशर्स, और किसकी एडवाइस भी सुननी चाहिए, वेल विशर्स की एडवाइस भी सुननी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, ए बी सी और डी, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है, और ये डी पार्ट है इसका, ये डी, ये सी, और ये बी, और ये ए। तो अब इसमें देखिए थोड़ा जजमेंट लगाइए, ये तो सेंटेंस सही है, ये सॉरी फ्रेज सही है, ये फ्रेज भी सही है, ये भी सही है, ये इसमें गलत है, क्योंकि लिसन जब कभी यूज होता है तो उसके साथ में क्या लगता है, टू, लिसनिंग टू, ठीक है। तो लिसनिंग आईएनजी फॉर्म के साथ में भी, तो लिसन टू भी, लिसन कभी भी हमेशा आता है तो प्रीपोजिशन टू के साथ में आता है, याद रखना, लिसन आएगा तो टू जरूर आएगा, क्योंकि सुन तो रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किसको सुनना चाहिए, तो टू हमेशा डायरेक्शन के संदर्भ में यूज होता है, तो मुझे किसे सुनना चाहिए उसकी तरफ डायरेक्शन करके, और मैंने अभी बोला था कि डायरेक्शन के सेंस में प्रीपोजिशन यूज होती है, तो ये टू जो है डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है। अब यहां पर देख लेते हैं अगला सेंटेंस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, आपको उसके लिए बहुत समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा टिकटॉक से या थोड़ा फेसबुक से, व्हाट्सएप से थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा इन चीजों का, तब देन आप उस चीज के लिए एलिजिबल होंगे। और कंसंट्रेशन की भी जरूरत है, आप बड़े इत्मीनान से सुने, अगर नहीं समझ में आया तो डबल सुन ले, रोक कर सुन ले, स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस करें, पर आपको किसी भी हालत में जंग जीतनी है, ठीक है। He was accused, accused का मतलब होता है इसमें आरोपी ठहरा देना, आरोपी ठहरा देना किसी को, ठीक है। क्रिमिनल वो होता है जिसकी क्राइम को डिफाइन करके उसका प्रूव हो जाता है, जिसका क्राइम प्रूव हो गया वो क्या हो जाता है, वो क्रिमिनल हो जाता है, अक्यूज्ड आरोपी। गिल्टी, गिल्टी मतलब जिसने कन्फेस कर लिया अपने अपराध को, विथ मर्डर, तो यहां पर ही वॉज अक्यूज्ड, या फिर या तो अक्यूज्ड था या फिर अपराधी था, क्योंकि शक के आधार पे है तो हो सकता है कल वो अपराधी भी बन जाए उसका, तो ही अक्यूज्ड, गिल्टी विथ मर्डर, तो विथ मर्डर नहीं होगा, ऑफ मर्डर होगा, क्योंकि किसका अक्यूज्ड है वो, किसका, का जब आ गया का की के, मैंने बताया था आपको, तो प्रीपोजिशन ऑफ, तो यहां पर प्रीपोजिशन जो है विथ गलत है, और आपको इसकी जगह प्रीपोजिशन ऑफ लगानी है, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अगला देख लेते हैं, लास्ट अपना सेंटेंस है, तो ही वांट्स, एस लग सकता है इसमें, ही वांट्स टू गेट रीड फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो छुटकारा पाना चाहता है, किससे, उसके दोस्तों से। पर जब कभी व्यक्ति के संदर्भ में यूज होता है तो फ्रॉम नहीं यूज होता है, फ्रॉम हमेशा प्लेस के साथ में यूज होता है, तो ये प्लेस के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज हुई है ये पूरी तरह गलत है, यहां पर आएगा ऑफ, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, ये फ्रॉम इसमें गलत है। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको समझाने के लिए, आई होप आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। आप में से बहुत सारा को डिफिकल्टी जरूर आई होगी इसमें, क्यों, क्योंकि जब प्रीपोजिशंस अपनी चल रही थी तब आपने हो सकता है ध्यान से नहीं देखा हो, प्रीपोजिशंस के पार्ट 1, 2, 3 और 4 और 5, ये पांचों पार्ट को आप रिवाइज करके देखिए, रोक रोक के देखिए, ठीक है। इससे पहले अगर आपको कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं थे, इससे पहले वाले वीडियो देखिए, और देखते जाइए, पढ़ते जाइए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।